ब्रेक के बाद आपको प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान एक तवील इंतजार के बाद जो डेडलॉक की सी कैफियत थी मुज़ाकरात के हवाले से, वो अब खत्म होती हुई नजर आई है। बर्फ कुछ आहिस्ता आहिस्ता अब पिघलना भी शुरू हो गई है और आज हमने इसका मुजाहरा भी देखा। एहसन इकबाल साहब मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट कर रहे थे, हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे थे और उनके सामने मौजूद थे असद उमर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। दोनों के दरमियान मुलाकात भी हुई और अब ये कहा जा रहा है कि बातचीत का जो दूसरा दौर है वो हफ्ते के शाम या फिर इतवार को हो सकता है। मुलाकात के बाद एहसन इकबाल साहब ने यह भी कहा था कि मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। गुज़िश्ता रोज भी हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात का सिलसिला बहाल करने का फैसला किया गया था। वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ ने जब इसका ग्रीन सिग्नल दिया था और इमरान खान साहब ने भी ये कहा था कि अगर हुकूमत मुज़ाकरात करना चाहती है तो जरूर करे, लेकिन मुज़ाकरात गैर मशरूत होने चाहिए। एहसन इकबाल साहब ने आज की इस मुलाकात से पहले मुज़ाकरात के हवाले से क्या गुफ्तगू की थी, आपको पहले वो दिखाते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क के अंदर जो सियासी बहरान है उसे बातचीत के जरिए हल किया जाए। हमें बड़ी खुशी है कि अब फिर आगाज़ हो रहा है और पीटीआई की तरफ से भी आमादगी का इजहार किया गया है और हमने उन्हें कहा है कि अगर आप एक कदम बढ़ेंगे तो हम इंशाअल्लाह 2 कदम बढ़ेंगे। इस मामले पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर परवेज रशीद साहब, वफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब, आप हमारे साथ हैं। ये फरमाइएगा कि तहरीक इंसाफ अपने एहतजाज को मशरूत कर रही है तहकीकाती कमीशन से। वजीर आज़म ऐलान भी कर चुके हैं, अदालत उज़्मा से दरख्वास्त भी की जा चुकी है। आपने फॉलो अप किया है, मजीद क्या कोशिशें की गई हैं कमीशन की फॉर्मेशन के लिए? मसूद, देखिए, हमने एक सफ़र का आगाज़ किया था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे दस्तखत करके, और उसके बाद हमने उस स्पिरिट को आज के दिन तक कायम रखने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा किया है। आपको याद होगा कि जब 2008 के इंतखाबात हुए थे तो नवाज शरीफ साहब को उन इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेने दिया गया था, शहबाज शरीफ साहब को भी उन इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेने दिया गया था, लेकिन हमने उसके खिलाफ कोई एहतजाज, कोई एजिटेशन बिल्कुल नहीं किया और हमने सब्र इंतज़ार किया अगले इंतखाबात का। जब ये इंतखाबात मुनक्किद हुए तो फिर हमने उसी स्पिरिट को ज़िंदा रखा और पाकिस्तान के अवाम ने जिनको स्टेक होल्डर्स के तौर पर मुंतखब किया था उन सबको हमने इक़्तिदार में शामिल होने का पूरे मौक़े जो थे फराहम किए। अब ये भी हो सकता था कि जो कुछ हमारे ख़िलाफ़ पिछले 6 महीने से मुख्तलिफ शहरों में किया जा रहा है, हम उसके जवाब में खैबर पख्तूनख्वा में चले जाते और वही कुछ वहाँ पे करना शुरू कर देते जो हमारे ख़िलाफ़ किया जा रहा है, लेकिन हमने वो भी नहीं किया। हम चाहते हैं कि अदालती कमीशन बने। अदालती कमीशन, खान साहब की जो शिकायत है कि कोई मुनज़्ज़म धांधली की गई है, हम उस मुनज़्ज़म धांधली को बेनकाब होता देखना चाहते हैं अगर कोई मुनज़्ज़म धांधली की गई है, क्योंकि हम भी ये चाहते हैं कि इंतखाबात पाकिस्तान में बेहतर तरीके से हों, ज़्यादा शफाफ तरीके से हों। लेकिन मुश्किल ये है कि जो चीज़ें पार्लियामेंट में की जा सकती हैं उन्हें सड़कों पर करने की कोशिश की जा रही है, जो चीज़ें अदालतों में करने की हैं या इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में करने की हैं उन्हें शहर बंद करा के करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसके बावजूद हम पूरी कोशिश करेंगे कि मुज़ाकरात में हम ऐसा तरीक़ाकार वज़ा कर लें कि फिर इलेक्शन कमीशन की तश्कील जो है वो मुमकिन हो जाए, क्योंकि जब दोनों पार्टियां इस चीज़ पर एतमाद का इजहार कर देंगी कि वो इलेक्शन कमीशन के नताइज को भी तस्लीम करेंगी, इलेक्शन कमीशन के अरकान जो हैं उनके इज्जत और उनके एहतराम में कोई कमी नहीं आने देंगी, तो इलेक्शन कमीशन बनने में कोई रुकावट रह नहीं जाएगी। और अगर कोई रुकावट होगी और उस रुकावट को दूर करने के लिए हुकूमत को कोई फरीज़ा अंजाम देना होगा, तो यकीन कीजिए कि हम 1 कदम नहीं 10 कदम आगे बढ़ के उस फर्ज को अंजाम देंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा परवेज रशीद साहब, ये बताएगा कि कमीशन के हवाले से अब कोई फर्द खत लिखने जा रही है हुकूमत, और अगर लिखने जा रही है तो कितने दिन तक वो खत लिखा जा सकता है? मैं नहीं समझता कि इसकी कोई ज़रूरत भी महसूस होगी। अब चूंकि हमारे मुज़ाकरात उनसे शुरू होंगे और जब हम किसी बुनियादी समझौते पर दोनों जमातें पहुंच जाएंगी तो कमीशन की तश्कील में शायद कोई रुकावट नहीं रह जाएगी। खुद जिन्होंने कमीशन तश्कील देना है वो समझेंगे कि अब मुनासिब वक्त आ गया है और कमीशन को तश्कील दे देना चाहिए। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अगर खत भी लिखना पड़ेगा तो खत भी लिख दिया जाएगा, लेकिन ये उसी वक्त मुमकिन होगा जब तहरीक इंसाफ बुनियादी तौर पर उन चीज़ों पर एग्री कर जाए कि कमीशन को क्या काम करना है। ठीक, यानी TORs पे मामला रुका हुआ है।
جی چونکہ ان کی طرف سے جو کام انتخابی عذرداریوں نے کرنے ہیں اگر وہ کمیشن سے کرانے کی کوشش کی جائے گی تو وہ تو پھر پاکستان کا آئین اور قانون اس کی اجازت نہیں دیتا نا. تو ہم کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ جو پاکستان کا آئین اور قانون جن چیزوں کی اجازت نہیں دیتا وہ ہم سپریم کورٹ سے کہیں کہ آپ اس کام کو کریں. لہذا ہمیں ایسے ٹی او آر جو ہیں وہ بنانے پڑیں گے تاکہ کمیشن اپنا کام شروع کر سکے. اور وہ منظم دھاندلی ہے جس کا وہ الزام لگاتے ہیں, جو وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی سازش کی گئی ہے, جو وہ یہ کہتے ہیں کہ انتخابات چرا کے کسی کو نقصان پہنچایا گیا اور کسی کو انتخابات کی چوری کا فائدہ ہوا ہے. ان چیزوں پہ جب ان سے معاملات طے ہو جائیں گے تو یقیناً کمیشن خود بخود تشکیل پا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا پرویز صاحب یہ بتائے گا کہ پی ٹی آئی نے جو بنیادی ان کا مطالبہ تھا وزیر اعظم کے استعفے کا, اس سے اب وہ پیچھے ہٹ گئی ہے, تو ایک طرح سے انہوں نے لچک دکھائی ہے اپنے موقف میں. اب حکومت کتنی لچک دکھائے گی مذاکرات کرتے ہوئے ان سے, اور کن کن معاملات پر دکھا سکتی ہے؟ دیکھیے ہم نے تو پہلے دن سے لچک دکھائی ہے. ابھی ان کا دھرنا شروع نہیں ہوا تھا تو ہم نے کمیشن بنانے کے لیے خط لکھ دیا, انتخابی اصلاحات کی کمیٹی بن گئی جس میں آج تک انہوں نے کبھی شمولیت نہیں کی. پھر انہوں نے کہا جی ہم نے دھرنا دینا ہے, یہ لچک تھی کہ ہم ان کے دھرنے میں رکاوٹ نہیں بنے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم نے پنجاب کے مختلف شہروں میں جلسے کرنے ہیں, رحیم یار خان سے لے کے اٹک تک انہوں نے جلسے کیے, ہم اس میں کوئی رکاوٹ نہیں بنے. اب وہ شہر بند کرانے جا رہے ہیں, شہر بند کرانے کے لیے نکلے ہوئے ہیں, اس میں بھی ان کو پورا فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے کہ آپ قانون کو ہاتھ میں نہ لیں, کسی کے ساتھ زبردستی نہ کریں, آپ اپنا احتجاج جس طرح سے کرنا چاہتے ہیں کریں. یہ سب لچک کے مظاہرے ہیں. اس سے زیادہ اگر کسی لچک کی توقع ہم سے کی جاتی ہے تو کوئی ہمیں بتا دے, ہم وہ لچک جو ہے اس کو بھی اختیار کر لیں گے. چلے اچھا ایک چیز اور بھی جاننا چاہیں گے, جب پہلے مذاکرات جہاں پر رکے تھے یہ کہا جا رہا تھا دونوں جانب سے کہ 5.5 باتوں کے اوپر 5.5 نکات کے اوپر مان لیا گیا ہے دونوں جانب سے, صرف آدھی بات رہ گئی ہے اور وہ تھی وزیر اعظم کے استعفے کی. تو اب تو وزیر اعظم کے استعفے سے پی ٹی آئی پیچھے ہٹ چکی ہے, تو کیا یہ مانا جا سکتا ہے کہ 5.5 مطالبات جو بچے تھے وہ سارے کے سارے اب پورے ہو چکے ہیں, تو پھر تو مذاکرات کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے؟ جی پھر یہ سوال تو ہمیں ان سے کرنا چاہیے جو اس وقت کہتے تھے کہ ہم 5.5 نکات مان چکے ہیں, آدھا وزیر اعظم سے استعفے سے متعلق ہے, اور اب جب انہوں نے آدھا خود ہی چھوڑ دیا تو پھر وہ 5.5 مذاکرات کیوں ہو رہے ہیں, یہی تو ہم بھی جاننا چاہ رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی کچھ تحفظات ہوں گے. ٹھیک, بہت شکریہ سینیٹر پرویز رشید صاحب, وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات. وہ تحفظات کیا ہیں, جب مذاکرات دوبارہ شروع ہوں گے تو پھر باتیں سامنے آئیں گی. بظاہر معاملہ یہی سمجھ میں آتا ہے کہ ٹی او آرز کا معاملہ ہے, یہ معاملہ ہے کہ جو تحقیقاتی کمیشن بنے گا اس کا دائرہ اختیار کیا ہوگا, اور قانون یہ کہتا ہے کہ دائرہ اختیار طے کرنا خود کمیشن کا اپنا کام ہے. فی الحال یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے بھارت کی, جہاں پر مسلمانوں کو زبردستی ہندو بنانے کے لیے باقاعدہ مہم چلائی جا رہی ہے. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. بھارت کا سیکولر چہرہ بے نقاب ہو رہا ہے اور گجرات میں مسلمانوں کے قتل عام کے ذمہ دار قرار دیے جانے والی شخصیت جب سے بھارت کی وزیر اعظم بنی ہے اس وقت سے یہ سلسلہ مزید تیز ہوتا چلا جا رہا ہے کہ غیر مذاہب یعنی کہ جو لوگ ہندو مذہب سے تعلق نہیں رکھتے ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. ایسی زبان استعمال کی جا رہی ہے جس میں ان کی تذلیل نمایاں ہوتی ہے, اور اب عملی طور پر یہ کام شروع ہو چکا ہے کہ چاہے وہ مسلمان ہوں یا عیسائی, ان کو کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ ہندو مذہب اختیار کریں. تو بھارت میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور ایسی حکومت کے آنے کے بعد ہو رہا ہے جو شروع سے ہی ایک انتہا پسند جماعت کہلائی جاتی ہے, یعنی بی جے پی سے تعلق رکھنے والی یہ حکومت ہے اور اس کی حکومت میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. انکشاف ہوا ہے کہ بھارت کی انتہا پسند تنظیموں نے 350 مسلمانوں کو ہندو بنایا ہے, اور یہ انکشاف کیا ہے بھارت کے صفحہ اول کے اخبار دی ہندو نے, اور اس رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ واقعہ اتر پردیش میں پیش آیا ہے. واقعہ جب سامنے آیا ہے, منظر عام پر آیا ہے, تو لوک سبھا یعنی ان کی پارلیمنٹ میں بھی اس پر بات کی جا رہی ہے, اور وزیر اعظم نریندر مودی کو سخت مزاحمت کا سامنا ہے سیاسی جماعتوں کی جانب سے. اور واقعہ کیا ہے یہ بھی ہم اپنے ناظرین سے شیئر کریں گے. آگرہ کے پسماندہ علاقے میں اطلاعات یہ تھی کہ ہندو مذہب قبول کرنے والے 60 ایسے خاندان تھے جن کو میڈیا کے سامنے پیش کیا گیا, اور پھر اس کے اگلے مرحلے میں ان افراد کو 1 مہینے ہندو عقائد اور پھر ثقافت
सकाफत की तरबियत भी दी जाएगी। हिंदू इंतहा पसंद तंजीमों ने इस मंसूबे को पुरखों की घर वापसी का नाम दिया है और प्रोग्राम के जिम्मेदारों का यह दावा है कि मजहब तब्दील करने वालों ने रजाकाराना तौर पर ऐसा किया है। ताहम मजहब तब्दील करने वाले बेशतर अफराद ये तस्लीम कर चुके हैं कि उन्हें माली मुनाफे या फिर दीगर फवायद का लालच देकर ऐसा करवाया गया है। इसके अलावा RSS क्रिसमस के मौके पर 4000 ईसाई खानदानों को भी हिंदू बनाने का प्रोग्राम कर रही है। इसी मौके पर 1000 मुसलमान खानदानों को भी हिंदू बनाए जाने का एक मंसूबा सामने आया है और इस वाक़े के खिलाफ भारतीय पार्लियामेंट में अपोजिशन जमातों जिसमें कांग्रेस भी शामिल है शदीद एहतजाज किया गया है। अखबार दी हिंदू जिसने इस रिपोर्ट को कोट किया था आगरा के हवाले से, उसका ये कहना है कि RSS की जो ज़ेली तंजीमें हैं बजरंग दल और धर्म जागरण, उन्होंने माली फवायद का लालच देकर न सिर्फ मुसलमानों को हिंदू मजहब की जानिब राग़िब करने की कोशिश की है बल्कि ईसाइयों के साथ भी उन्होंने इसी तरह किया है। जी हाँ, और इस तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पुनिया परसून बाजपाई साहब, भारतीय सहाफ़ी हैं। इससे पहले कि मैं आपसे सवाल करूं बाजपाई साहब, सुनाना चाहूंगा कि आपके वजीर आज़म आखिर में कहते क्या हैं भारत में बसने वाली कौमों के बारे में। इमोशनल ब्लैकमेलिंग हो रहा है और उसमें रिलीजन का काफी उपयोग हो रहा है और उसका मूल कारण है होलियर देन दाउ। आप जिस भगवान को मानते हो विश्वास से मानिए, आपको परमात्मा प्राप्त होगा। आप जिस किताब को मानते हो विश्वास से मानिए, आपको प्राप्त होगा। ये मूलतः हिंदू फिलोसॉफी है। अगर इसको अगर नहीं समझते हैं और उसके कारण उसको ही क्वेश्चन कर देते हैं तो मैं समझता हूं समस्या पैदा होती। मोदी साहब की गुफ्तगू वाजपेयी साहब आपने सुनी, क्या ये वाकई इमोशनल ब्लैकमेलिंग हो रही है जैसा कि मोदी साहब ने कहा कि या मुसलमानों और दूसरी कौमों के लिए जगह तंग हो रही है? क्या कहेंगे, इन दोनों में से कौन सी बात दुरुस्त है? प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये कहा था और मेरे ख्याल से पहले दिन से एक बात प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि मुस्लिम को अलग नजरिए से ना देखिए और इस नजरिए से ना देखिए कि वो माइनॉरिटी में है इसलिए उनके लिए बात की जाए। तो एक परिवर्तन ये है कि जब भी जिक्र कर रहे हैं तो वो 125 हिंदुस्तानियों का जिक्र कर रहे हैं, उसमें वो कहीं बांट नहीं रहे हैं। ये तो एक फैक्ट है, इसका जिक्र तो वो पहले दिन से कर रहे हैं। अच्छा वाजपेयी साहब, RSS तंजीमें पहले भी कोई अच्छी शोहरत की हामिल नहीं थी, लेकिन अब नजर ये आ रहा है कि मोदी सरकार आने के बाद इनके जो हौसले हैं वो मजीद बुलंद हो गए और अब वो बड़े खुले दिल के साथ बबांगे दहल के सारे काम कर सकती हैं। इसे हौसले बुलंद कहना ना कहिए, बल्कि मेरे ख्याल से बीजेपी RSS से निकली हुई ही पॉलिटिकल पार्टी है। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में जो काम कांग्रेस के दौर में है RSS अपने तौर पे जो भी उसकी वैचारिक स्थिति और वैचारिक सोच है उस पर नहीं कर रही होगी, वो इस दौर में करेगी। और आज पार्लियामेंट में तो खुले तौर पर कहा भी गया, वेंकैया नायडू जो इंट्री मिनिस्टर हैं, कि वाजपेयी साहब ये भी खबरें हैं कि ये जो तंजीमें हैं ये 25 दिसंबर को हजारों अफराद को टारगेट करने वाली हैं। क्या मोदी सरकार आने वाले दिनों में इसे रोक पाएगी? दरअसल ये जो धर्मांतरण का मुद्दा है इसको घर वापसी के तौर पर RSS देख रही है। घर वापसी का मतलब ये होता है कि ये मान रहे हैं कि पहले वो हिंदू ही थे और इस दौर में चाहे वो क्रिश्चियन हो गए या मुस्लिम कन्वर्जन उनका हो गया तो उसको वो दोबारा हिंदू घर वापस ला रहे हैं। और 25 तारीख को जिसका जिक्र आप कर रहे हैं तो 25 तारीख को एक तैयारी है कि उसको किया जाएगा, लेकिन इसका दूसरा हिस्सा ये है कि जिस स्टेट में ये होता है वो वहाँ की कानून व्यवस्था का मसला है। वो सेंटर से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण उस स्टेट का मसला होता है। तो वो स्टेट की क्या भूमिका रहती है, और अभी तक स्टेट की तरफ से कहा गया जो उत्तर प्रदेश सरकार है कि हम इस तरह के आयोजन को नहीं होने देंगे। अभी तक ये मसला है। अच्छा वाजपेयी साहब ये बताएं कि खबरें ये आ रही हैं कि इन मंसूबों में हुकूमती फंड्स बिला दरिग इस्तेमाल हो रहे हैं, पार्लियामेंट में भी इस पे शोर मच रहा है। क्या अपोजिशन हुकूमत को टफ टाइम दे सकेगी? पार्लियामेंट्रीज के आरोप लगे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज ने आरोप लगाए हैं, लेकिन फैक्चुअली अभी चीजें सामने नहीं आ पाई हैं। और पार्लियामेंट में आज इस बात को लेकर हंगामा भी हुआ, इसे भी सबने देखा समझा, लेकिन सरकार की तरफ से जवाब एक ही आया कि दरअसल कोई गवर्नमेंट अगर बहुमत में आती है और जनता बहुमत के साथ चुनती है तो इसका मतलब बहुत साफ है कि सरकार के साथ है, सरकार देश के लिए काम कर रही है। जी हाँ, ये मौक़िफ़ था एक भारतीय सहाफ़ी का जिन्होंने दिफा करने की कोशिश की, लेकिन हकीकत यही है कि भारत का सेकुलर चेहरा सामने आ रहा है और एक ऐसे दौर में आ रहा है जब वहाँ पर एक इंतहा पसंद जमात की हुकूमत मौजूद है और वहाँ पर गैर हिंदुओं को हिंदू करने की बाकायदा एक मुहिम चलाई जा रही है। प्रोग्राम में गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे कि धरनों के बायस इस्लामाबाद मोटरवे बस मनसूबे की लागत में इजाफा हो गया है और इत्तलात ये हैं कि धरनों के बायस इस्लामाबाद में ये
बड़ा मंसूबा, ये मेगा मंसूबा अब ताखीर का शिकार हो रहा है और खबरें ये आ रही हैं कि इसकी लागत में भी इजाफा हो गया है और 2 माह की ताखीर की वजह से मंसूबे पर 6 अरब रुपए इजाफी खर्च होंगे। यहाँ धरनों के बाद इस्लामाबाद का जो मेट्रो बस मंसूबा था, इसकी लागत में अब इजाफा हो गया है क्योंकि तवील अरसे से इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का धरना जारी था, जिसकी वजह से यकीनन कहीं ना कहीं मनफी असरात पड़े थे और एक मनफी असर इस प्रोजेक्ट के ऊपर भी पड़ा है। जैसे मसूद आपने जिक्र किया कि 6 अरब रुपए इजाफी अब इस प्रोजेक्ट के ऊपर खर्च करने पड़ेंगे। जराये से ये भी पता चल सका है कि ब्लू एरिया, परेड लेन और सेक्रेटेरिएट के करीब का जो इलाका है वहां पर तामीराती काम अभी तक हो नहीं सका है, जबकि धरना जमातों के उकसाने पर निजी अराजी के जो मालिकान हैं उन्होंने भी मार्केट वैल्यू से अब जायद वहां पर कीमत वसूल करना शुरू कर दी और अब इत्तलात ये है कि जो मेट्रो बस का इफ्तिताह है वो अगले साल जनवरी में मुतवक्किल है। जी रावलपिंडी इस्लामाबाद में मेट्रो बस मंसूबे का बजट 44.94 अरब रुपए है और मंसूबे के लिए मजमूई तौर पर 27 केनाल अराजी खरीदी गई, जिसमें 19 केनाल अराजी निजी है। धरने की वजह से मंसूबा ताखीर का शिकार है। अगर मंसूबे का आगाज जनवरी में ना हुआ तो हुकूमत को 2.6 मिलियन का यौमिया नुकसान होगा और मंसूबे की बरवक्त तकमील में नाकामी की सूरत में मेट्रो बस अथॉरिटी को यौमिया 2.6 मिलियन तुर्क कंपनी को अदा करने होंगे। इसी पर हम बात कर लेते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हनीफ साहब, शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस प्रोजेक्ट में ताखीर कितनी हुई है और लागत में कितना इजाफा हुआ है? अच्छा, पहली बात यह है कि इस प्रोजेक्ट की जो कुल लागत थी वो 44 बिलियन 44 अरब रुपया थी और आज भी 44 अरब रुपया आई है। और इसके अंदर जो रिपोर्ट आपने पेश की है, मैं आपको सिर्फ थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड में जाना चाहता हूं कि जब ये धरनों से पहले यानी अगस्त से पहले जुलाई के अंदर हमारे काम की रफ्तार बहुत ज्यादा तेज थी और उस स्विंग को देखकर वजीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि 25 दिसंबर एक ऐसा दिन है जिस दिन हजरत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की वलादत हुई थी, तो उसको बुनियाद बनाकर उस चीज को मद्देनजर रखकर कौम को हम एक तोहफा देते हैं। हमारा 10 महीने का जो कॉन्ट्रैक्ट है कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ, उसको हम पीछे लेके आते हैं और 25 दिसंबर को हमारा जो एग्जैक्ट हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ वो 30 जनवरी तक 10 महीने मुकम्मल होते हैं। लेकिन हमारा काम की रफ्तार बहुत तेज थी, उसको मद्देनजर रख के हमने 25 दिसंबर वजीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ के कहने पर अनाउंस की। लेकिन फिर आपने देखा फिर धरने शुरू हुए। धरनों ने हमारी जो आखिरी पैकेज था, खास तौर पे पैकेज 4 और 5, उन दोनों के ऊपर कब्जा कर लिया। उसके साइड ऑफिस को आग लगा दी, वहां पे खड़ी हुई जो मुलाजमीन की गाड़ियां थी उनको आग लगा दी, कॉन्ट्रैक्टर्स के जो डंपर थे उनके शीशे तोड़ दिए गए। तो उससे बहुत ज्यादा हमें यह हुआ कि कम से कम 70 डेज का हमें डैमेज हुआ कि 70 दिन हम पीछे चले गए। लेकिन हमने फिर उसको रफ्तार को दोबारा तेज किया, दिन रात उस पर लगाए हैं और अब भी इंशाअल्लाह ताला हमारा जो है नुक्ता नजर और हमारा जो फोकस है, जो हमारा टाइम फ्रेम है, हम एक्चुअल टाइम फ्रेम 30 जनवरी के ऊपर चले गए हैं और इंशाअल्लाह ताला हम 30 जनवरी तक इस मेट्रो बस मंसूबे का इफ्तिताह कर लेंगे अल्लाह ने चाहा। तो इसमें लागत कितनी मजीद अब आ रही है? लागत नहीं आ रही और इसकी थोड़ी सी एक वजाहत मैं कर दूं आपको कि जो 44 अरब रुपए का हमारा प्रोजेक्ट था, उसमें से अगर 7 अरब रुपया जो हमारा एक इंटरचेंज बन रहा है पिशावर मोड़ के ऊपर, जो इसमें एक अलहदा कंपोनेंट है जिसकी इनॉग्रेशन भी हम इंशाल्लाह अलहदा करेंगे, वो इटसेल्फ एक बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है। ठीक, यानी अब 7 अरब रुपए मजीद उसमें से बचाकर एक और प्रोजेक्ट तैयार कर लिया। ये भी फरमाएं कि इस पर सवालिया निशान ये भी उठ रहे हैं कि लाहौर मेट्रो बस पर हुकूमत सब्सिडी देती है 40 रुपए, क्या इस पर भी हुकूमत सब्सिडी देगी या ये वायबल होगा बगैर सब्सिडी के? नहीं, मैं समझता हूं कि पूरी दुनिया के अंदर अगर आप यूके में चले जाएं, अगर आप फ्रांस में चले जाएं, तो जो भी उनकी ट्यूब्स या जो स्टेशन उनके चलती हैं अपना मास ट्रांजिट, जो जितने मंसूबे भी हैं वो सारे प्राइवेट ऑपरेटर ऑपरेट करते हैं, लेकिन सब्सिडी हुकूमत देती है। हम भी यहाँ सब्सिडी दे रहे हैं और फख्र के साथ सब्सिडी दे रहे हैं। सब्सिडी इसलिए दे रहे हैं कि ये डायरेक्ट मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के पास जा रही है। इससे कोई अमीर आदमी जो है वो मुस्तफीद नहीं होता, इसमें मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास ने इस बस को इस्तेमाल करना है। और मैं समझता हूं कि वही 40 रुपए जो लाहौर में हम दे रहे थे, आप वाली बात बिल्कुल ठीक है, 20 रुपए हमारी तरफ से पैसेंजर की तरफ से और 40 रुपए हुकूमत की तरफ से, और ये तकरीबन सालाना 1 अरब 70-60 करोड़ रुपए की जो सब्सिडी होगी डायरेक्टली गरीब आदमी की जेब में जाएगी।
بہت بہت شکریہ حنیف عباسی صاحب، اس پروجیکٹ کے انچارج بھی ہیں اور ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ ایک اچھی بات ہے جو انہوں نے بتائی کہ 44 ارب روپے کا یہ منصوبہ، اس پر عوام کو سبسڈی تو دی جائے گی مگر اس کو اپنی لاگت سے کم میں تیار کیا جا رہا ہے، اور ایک اور پروجیکٹ ہے جو اسی پیسے کی لاگت میں تیار کر لیا گیا ہے۔ اگر حقیقت یہی ہے تو یقینی طور پر یہ ایک خوشی کی بات ہے اور یہ ایک اچھی بات ہے۔ یہاں پر پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، آپ سے اجازت چاہیں گے، اللہ حافظ۔